हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम शिक्षण अभिरुचि के अपने 5वें टॉपिक पर। नाम है जिसका सृजनात्मकता। इससे पहले 4 टॉपिक शिक्षण, अधिगम, शिक्षक और नेतृत्व गुण, ये चारों हम डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि वो आपके लिए फायदेमंद रहे होंगे। हालांकि बेहद सरल विषय है ये शिक्षण अभिरुचि वाला, अभिक्षमता वाला। फिर भी हम इस तरह से एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि परीक्षा में कोई जो 2-5 प्रश्नों का अंतर रहता है विद्यार्थियों के, वो समस्या आए नहीं है आपके, और जो नंबर हैं आपके वो थोड़े नॉर्मल से ज़्यादा रहे तो अच्छी बात है। आज अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पर सृजनात्मकता। शुरुआत करते हैं फटाफट से। क्या बातें हैं इसमें, वैसे ज़्यादा नहीं है इसमें डिटेल, कुछ 1-2 प्रश्न की थ्योरी है और 1-2 पेज यहाँ पर प्रश्नों के हैं, तो फटाफट से देख लेंगे उनको। और वैसे मैंने सुझाव कुछ विद्यार्थियों की तरफ से सुझाव भी मिले हैं और फॉलो करने का प्रयास भी किया है। मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपको कम समय में जो है आपके लिए जो आवश्यक है, जरूरी है, वो बातें मिले आपको। तो शुरू करते हैं अपन। जैसे एक तो सृजनात्मकता। अब बेसिक हम ये सृजनात्मकता शब्द जब सुनते हैं, या आजकल थोड़ा क्योंकि जो प्रचलन है सोशल मीडिया का, ये तो उसमें एक नया शब्द ज्यादा यूज होने लग गया है इसकी जगह। सृजनात्मकता हिंदी शब्द है और थोड़ा हार्ड है, तो हम क्रिएटिविटी, या जैसे कोई क्रिएटिव शब्द आपने जरूर सुना होगा कि ये तो क्रिएटिव बंदा है, या मतलब इसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है बहुत क्रिएटिव है, काम थोड़ा इसका इस लेवल का है। तो क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता क्या है, अब पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर अपना जो बेसिक यहाँ हम क्या समझेंगे उसको तो बात करते हैं अपन। क्या है सृजनात्मकता? जो शब्द है अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से बना है, और अंग्रेजी में इसके समानांतर, यानी कि जब हम अंग्रेजी शब्द का हिंदी में मीनिंग निकालते हैं तो क्या निकलता है? एक तो है विधायकता, फिर इसी विधायकता इस शब्द को और अगर हिंदी में और आगे डीप तक अपन बात करें तो उत्पादकता या रचनात्मकता या सृजनात्मकता या खोज जैसे शब्दों के समानार्थी इसको माना जाता है। अपने हिंदी में तो आप जानते हैं पर्यायवाची, अंग्रेजी में भी है वैसे, तो वहां एक ही शब्द है, उसके 8-10 अर्थ तक निकाले जा सकते हैं। अलग तो यहाँ विधायकता हो गया, उत्पादकता हो गया, या ऐसे ही रचनात्मकता, सृजनात्मकता या नई खोज, इस तरह के शब्दों को क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा जाता है। अब यहाँ बात हो रही है अपनी, एक विद्वान रहे हैं अपने साइकोलॉजी के टीचिंग फील्ड में, डॉक्टर वुल्के। इन्होंने क्रिएटिविटी के समानांतर अर्थ सृजनात्मकता, रचनात्मकता या सर्जक, ये 2-3 शब्द हैं, उन्होंने बताया कि क्रिएटिविटी को आप सृजनात्मकता कह सकते हैं या रचनात्मकता कह सकते हैं, या उसको सर्जक यानी कि नई बातचीत तैयार करना, कोई नया उत्पाद। तो डॉक्टर रघुवीर, ये अपना भारतीय नाम है वैसे, नाम और उनके द्वारा कही गई बात का रिलेशन आपको याद नहीं रखना, बस उनके द्वारा कही जा रही बात को समझने का प्रयास करना है। उन्होंने बताया है सर्जन, उत्पन्न करना, अर्जित करना अथवा बनाना। बातें यही हैं, बस थोड़ा सा उन्होंने रूपांतरित कर दिया है शब्दों को। तो मूल रूप से जब हम ये पूरा एक पैराग्राफ यहाँ टेक्स्ट का देखते हैं तो यहाँ पर एक सार रूप में यही शब्द हम समझ सकते हैं कि सृजनात्मकता है, उसका मतलब है कोई नई रचना करना। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे कोई एक पेंटर है, कलाकार है, उसके मन में कोई कलाकृति, चित्र बनाने का मन विचार आता है, फिर वो रंग वगैरह लेकर बैठता है और धीरे 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 करके एक आपके सामने एक बढ़िया शानदार सा चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सृजनात्मकता कहेंगे। उसके सामने कोई उसने चित्र नहीं देखा है, बस उसका विचार था और उस विचार को उसने मूर्त रूप दिया। इसी प्रकार से सृजनात्मकता है बालकों में भी। जब आप ऐसे किसी बालक से कहेंगे, कक्षा की बात कर लेते हैं अपन, कक्षा की तरफ मूव करते हैं, आपने कुछ बताया कि इस तरह की बात है, यहाँ कोई आप चाहो तो ऐसा चित्र बना सकते हो, या और भी किसी प्रकार का कोई एक काम बताया छोटा सा, फिर विद्यार्थी उसमें लग जाता है, वो काम करता है पूरा, तो एक तरीके से वो उसकी सृजनात्मकता है विद्यार्थी की। और सृजनात्मकता में कोई एक ही, हम जैसे उदाहरण ले रहे हैं चित्र बनाने का ले रहे हैं, केवल यहाँ नहीं, हर जगह ये लागू है। चाहे साइंस के फील्ड में आप देखेंगे, वहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, तो वैज्ञानिकों ने कोई नई खोज की है तो एक तरीके से वो सृजनात्मकता भी कहलाएगी, रचनात्मकता कहलाएगी, बनाना कहलाएगी। यहाँ जैसे शब्द है ये, तो कोई नई चीज बनाना हो गया, या कोई नई चीज उत्पन्न करना, ये सारी चीजें हैं वो क्रिएटिविटी के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। अब क्या बातें हैं जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है और परीक्षा में अपने काम आएगी, तो आगे और बात करते हैं अपन। एक ऐसी प्रक्रिया जो लक्ष्य निर्देशित होती है, मतलब वो क्रिया चल रही है
उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य रहता है, और लक्ष्य से संबंधित प्रत्येक व्यवहार यानी कि जो भी एक्शन वहां लिया जाएगा, जो भी कार्रवाई वहां पर होगी, वो लक्ष्य से संबंधित ही होगी। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ अर्थपूर्ण कल्पनाएं करता है, मतलब अपने मन में ही इमेजिन करता है, और उसके परिणाम स्वरूप वह कुछ वैज्ञानिक, अभी हम बात कर रहे थे वैज्ञानिकों की, कलात्मक व साहित्यिक रचना कर पाता है। वैज्ञानिक का मतलब ऐसे जैसे आविष्कार की बात कर रहे थे, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। कलात्मक का मतलब कोई मूर्ति है, कोई चित्र है बढ़िया सा, वो चीजें। और साहित्यिक रचना में आप ऐसे समझेंगे, कोई कवि है, वो कविता लिख रहा है, तो सामने उसके जो भी है, मतलब वो कविता को सीधा वहां से देख कर नहीं लिख रहा है, उसके मन में विचार है, वो प्रकृति को देख रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति विशेष को देख रहा है, और उसको एकदम से वो कविता में शब्दों को ऐसे अर्थपूर्ण तरीके से जमा कर कविता में बदल देता है। या कोई घटना है, कोई विचार है, कोई परिस्थिति उसने देखी है, उसके आधार पे वो एक कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है। तो ये सारी चीजें हैं वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे वैज्ञानिक में तो सारे के सारे आविष्कार आप समझ रहे हैं, जैसे हम जिस माध्यम से, वो भी एक किसी ने पहले शुरू में अपने मन में इमेजिन किया था कि इस तरह से भी हम मोबाइल को चला सकते हैं या इस तरह का मोबाइल हो सकता है, फिर धीरे 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 वो चीजें आज हमारे सामने मूर्त रूप में हैं। ऐसे ही कलात्मक, आपने पिकासो का नाम सुना होगा, ये ऐसे बहुत सारे मतलब मूर्तिकार हुए, चित्रकार हुए। या अपने राजस्थान जी की में अगर बात करें तो बनी ठनी वाला चित्र, जो कि नागरीदास, ये किशनगढ़ चित्रशैली, सारी चीजें आप जानते हैं वहाँ। अब कलात्मक में यही बातें। ऐसे ही साहित्यिक रचना में जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, कक्षा 11-12 में अगर हिंदी साहित्य पढ़ाया, इससे पहले जब 9वीं-10वीं में आपने हिंदी में बहुत सारी कविताएं, कहानियां पढ़ी होगी, तो वो सारी चीजें साहित्यिक रचना के अंतर्गत आती थी। ओके, आगे बात करते हैं अपन। परिभाषाएं, किसी भी विद्वान का नाम परिभाषा के साथ आपको याद नहीं रखना, बस जो सृजनात्मकता शब्द है उसको समझने के लिए हम इनकी परिभाषाएं देख रहे हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा भी जो विचार है उसके प्रति वो थोड़ा स्थिर हो। सृजनात्मकता मौलिकता होती है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया से घटित हो सकती हैं। अब मौलिकता का मतलब मूल रूप से, यानी किसी की नकल करना नहीं। सृजनात्मकता का मतलब मूल रूप से किसी व्यक्ति विशेष का ही विचार है और वो मूर्त रूप में आ रहा है। सिम्पसन ने कहा कि सृजनात्मकता योग्यता वह पहल है ना, इनिशिएटिव, जिसे कोई भी बालक या व्यक्ति परंपरागत विचार क्रम से हटकर अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार अभिव्यक्त करता है। अब इसका मतलब क्या समझेंगे, जो भी नेचुरली जो चीजें चली आ रही हैं, परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं, उनसे थोड़ा हटकर कोई अगर नया काम किया गया है तो उसको हम सृजनात्मकता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कोल और ब्रूस, ये भी विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। तो सारी बातें उन्होंने थोड़ा गूढ़ शब्दों के साथ जोड़ दी हैं यहाँ, कि उत्पादन है वो मौलिक है। अब मौलिक और अमौलिक या नकल क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कोई चित्र है, आप देख कर बना रहे हैं, वहां जैसा है, जो चित्र पहले किसी चित्रकार ने बनाया है, उसने जैसे रंगों का उपयोग किया, जैसा कैनवास, सारी चीजें वो सेम आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो वो नकल हो जाएगी। लेकिन आपने कहीं किसी चित्रकार के द्वारा बनाया हुआ चित्र देखा नहीं है, बस आपने खुद ही अपने मन में ऐसा विचार किया है कि इस तरह का चित्र हो सकता है, और वो चित्र आपने बनाया, तो वो सृजनात्मकता होगी। बस मौलिकता में और सृजनात्मकता, या जो अलग हम बात कर रहे हैं कि किसी सृजनात्मकता के अलावा कोई और चीज हो सकती है, नकल हो सकती है, तो उसमें अंतर होगा। सृजनात्मकता की पहचान कैसे करेंगे, किन बातों से पता चलेगा कि ये सृजनात्मकता है या फिर नहीं है? तो यहाँ है, सृजनशील बालकों में मौलिकता होती है, उनका दृष्टिकोण सामान्य बालकों से अलग होता है। अब इसका मतलब क्या समझेंगे कि सामान्य बालकों से अलग होता है, तो ऐसा कोई खास ही है क्या जिसमें सृजनात्मकता होती है? तो बिल्कुल ये सही है। हर कोई अच्छा चित्रकार नहीं हो सकता, हर कोई, जैसे आप क्लास में देखिए, एक विद्यार्थी है जिसकी राइटिंग बहुत शानदार आती है, एक विद्यार्थी कोई चित्र वगैरह, डायग्राम है, मैप है, कोई फ्लो चार्ट है, इस तरह की चीजें बहुत बढ़िया बना लेता है, लेकिन बाकी विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, तो ये चीजें सृजनात्मकता कहलाएगी। सृजनशील बालकों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, वे समस्या को अपने ढंग से सुलझाते हैं, मतलब नॉर्मल जो चल रहा है उस पैटर्न से थोड़ा बायोंड जाते हैं। इनमें परिहास प्रियता, उत्सुकता, संवेदनशीलता, स्वायत्तता पाई जाती है, खेल, आनंद और मजाक में सृजन कार्य कर देते हैं। तो सारी बातें हैं। परिहास प्रियता का मतलब जैसे हंसी मजाक हो गया, उत्सुकता का मतलब उत्सुकता शर्त हर जगह रहती है, अगर कोई किसी चीज को लेकर उत्सुक है तो वहां रिजल्ट लाए जा सकते हैं। संवेदनशीलता ये भी आवश्यक है। फिर स्वायत्तता मतलब खुद से अगर कुछ काम किया जा रहा है वो स्वायत्तता। और खेल, आनंद और मजाक में सृजन कार्य कर देते हैं, जैसे कोई ऐसा चुटकुला बनाया, या फिर आनंद आनंद में कोई इस तरह की कोई बात, या खेल खेल में कोई नया आयाम, कोई नई गतिविधि खेल में जोड़ना, ये सारी चीजें।
और अब जो विद्वान हैं अपने साइकोलॉजी के ही, उन्होंने कुछ बात की है सृजनात्मकता के बारे में, उनके सृजनात्मकता के सोपान बताए हैं। तो क्या क्या सोपान बताए हैं? अगर निम्नतम स्तर से हम उच्चतर स्तर की तरफ इस तरह बात करें तो सबसे पहले अभिव्यक्त्यात्मक और उत्पादन, ये निम्न सोपान के अंतर्गत आएंगे। फिर जो अन्वेषण है वो मध्यम सोपान के अंतर्गत, यहाँ उत्पादन और अन्वेषण। फिर जो उच्च सोपान है उसमें नवचारिक और उदयात्मक। अब यहाँ ये शब्द हैं सारे ही आपने पहले नहीं देखे होंगे, या इनका मतलब क्या है या क्या कहना चाह रहा है, कोई समझ मतलब ऐसा शब्द ऐसा नहीं है जो आपके समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर शब्दों का ही थोड़ा सा हम अर्थ निकालने का प्रयास करें तो ये शब्द आपको बताएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अभिव्यक्त्यात्मक का मतलब हो गया अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति का मतलब जैसे कोई गाना गाकर सुना रहा है, कोई चित्र है, कोई चित्र बना रहा है ये। और जब ये होगा तो उसके बाद क्या है? उत्पादन। उत्पादन का मतलब आप ऐसे समझेंगे, जैसे किसी ने चित्र बनाया तो एक नया उत्पाद हो गया ना वो, तो अन्वेषण। उसके बाद ऐसा कोई मतलब विचार है, उसके आधार पे कोई रिसर्च की गई और फिर उसका अन्वेषण किया गया, ये फिर उससे एक नया विचार उत्पन्न हुआ। जैसे अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से अपन देखें, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं वो सेम ही शुरुआत करते हैं और लास्ट जो नया आविष्कार है वो बन जाता है, तो उदयात्मक। इस तरह से इसके सोपान होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। शुरू में कोई एक अभिव्यक्ति, बातचीत, फिर उसके बाद उत्पादन, अन्वेषण, नवीन विचार और फिर उदय होना। और बात करने हैं अपन आगे, अपना टॉपिक है जो सृजनशीलता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, यानी कि विशेषताएं जहां से प्रश्न भी बन सकता है। तो तीन ही खास बातें इसमें विशेषताओं में, सृजनशीलता में मौलिकता होती है, मौलिकता हम बात कर चुके हैं क्या बात है। नवीनता होती है, यानी किसी चीज की नकल नहीं है, वो बिल्कुल नया। फिर उच्च बौद्धिक योग्यता पाई जाती है। उच्च बौद्धिक योग्यता पाई जाती है तभी जो सामान्य चीजें हैं उससे हटकर कोई नई बात वहां हो रही है। सृजनशीलता कल्पना करने, कल्पना की सत्यता की जांच करने की शक्ति होती है। कोई मन में इमेजिन की गई और उसको फिर चेक करने के हिसाब से वो काम किया गया और कोई नई चीज बन गई। ये सृजनशीलता के अनेक आयाम और क्षेत्र होते हैं। बात कर रहे हैं हम, साहित्यिक क्षेत्र हो सकता है, कला का क्षेत्र हो सकता है, या फिर और भी कोई क्षेत्र वो इसमें हो सकता है। मापन योग्य सृजनशीलता के तत्व विशेषताओं में तीन है। मौलिकता हो गई, मौलिकता आप समझ पा रहे होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में ये हो सकती हैं। या फिर जो इमेजिनेशन है मन की, वो इसका मूल भाव हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं सृजनशीलता के तत्व। इसके तत्व क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी खास बातें जो इसके अंदर समाहित हैं। तो उसमें एक है मापन योग्य व्यवहार। हम चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति में किस स्तर की सृजनशीलता है, इसका स्तर उच्च है या निम्न है। फिर माध्यम, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके आधार पर सृजनशीलता है वो प्रकट होती है। फिर बौद्धिक स्तर, जो सृजनशीलता के तत्व हैं उसमें बौद्धिक स्तर भी काफी कुछ मायने रखता है। जैसे कोई मंद बुद्धि है तो वो एक महान कोई मतलब कलाकृति या आविष्कार कर दे, ये संभव नहीं है। मौलिकता और नवीनता विशेषता में भी है, ये इसका तत्व भी है। सामाजिक स्वीकृति, देखिए कोई इस तरह की चीज है जैसे जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाली है, समाज का अहित करेगी, तो उसको हम सृजनशीलता नहीं कह सकते। हालांकि ऐसे भी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, लेकिन वो सामाजिक स्वीकृति जब है तो ही उसको सृजनशीलता के अंतर्गत अपन मान सकते हैं। प्रवीणता, प्रवीणता या प्रवीण शब्द है कुशल, कुशलता। सृजन ये कुछ तत्व हैं जो सृजनशीलता में होते हैं जिन पर हमने चर्चा की है। इस तरह के नाम आप थोड़ा ध्यान रख लेना। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से सृजनशीलता का तत्व नहीं है या सृजनशीलता का तत्व है, ऐसा कोई प्रश्न बन सकता है, वहां ध्यान रखेंगे आप। फिर है सृजनशीलता के विकास में बाधक तत्व, यानी कोई विद्यार्थी सृजनशील बन सकता है, कोई भी विद्यार्थी बन सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। तो वो समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, बात कर रहे हैं अपन। जैसे एक तो हो गया आदत जनीय बाधाएं। अब इसमें शब्द आया है आदत। तो आदत के बारे में आपने बहुत कहानियां सुनी होगी कि हमारी आदत हो जाती है और आदत के आधार पर ही फिर वो काम चलने लग जाता है सारा का सारा। और कभी कभी जो खराब आदत है वो कबाड़ा कर देती हैं। अगर आपके जीवन में अच्छी आदतें हैं तो वो आपको जीवन में उत्कर्ष की तरफ ले जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो सृजनशीलता में भी ये जो बाधक तत्व के रूप में मानी जा सकती हैं आदत जनित बाधाएं। और आदत उदाहरण कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जिनको आदत होती है लेट उठने की, जैसे ये भी, तो ये आदत फिर उनकी सृजनशीलता है उसको कम कर सकती है। या किसी की आदत है उसको मतलब फटाफट से वो जल्दी उठना पढ़ना, जो भी है चीजें,
तो ये भी आदत है, उसमें सृजनशीलता बढ़ भी सकती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बात कही गई है। आदत का मतलब आप थोड़ा नकारात्मक समझते हुए वो विकास में बाधक तत्व बनेगी। फिर प्रत्यक्षीकरण बाधाएं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब जैसे विचार हो सकता है, किसी के मन में कोई भी विचार हो सकता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनसे वो प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाए, तो वो भी उसकी सृजनशीलता के विकास में बाधा बनती हैं। अभिप्रेरणात्मक तथा संवेगात्मक बाधाएं। अब यहाँ अभिप्रेरणा का मतलब ऐसे समझेंगे, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि कोई जैसे कहानी है, कोई उपन्यास लिखा गया है, कोई कविता लिखी गई है, या कोई भी और कोई कलाकृति बनी है, चाहे कोई वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं एक अभिप्रेरणा थी। अभिप्रेरणा का मतलब कहीं से उनके अंदर मन में इस तरह का भाव आया कि हाँ, इस तरह की चीज होनी चाहिए, और उसके बाद वो चीज है वो मतलब मूर्त रूप में आई। लेकिन अगर अभिप्रेरणा की कमी है तो वो फिर बाधा है, विकास नहीं हो पाएगा उस हिसाब से। फिर आगे संवेगात्मक बाधाएं। संवेगात्मक बाधाएं का मतलब हो गया जैसे व्यक्ति है उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या इस तरह की सारी चीजें, तो वो उनको संवेग कहते हैं हम सारी चीजें, और वो भी एक बाधा बन सकती है। फिर सांस्कृतिक बाधाएं। अब सांस्कृतिक बाधाएं का मतलब आप ऐसे समझेंगे जैसे समाज में बहुत सारे नियम कानून वगैरह परंपराएं होती हैं, तो कोई भी बालक है वो उनको फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए चलता है। उनसे बाहर जाने को वो थोड़ा ऐसे समझता है कि ये सारी चीजें हैं जो गलत हैं, समाज के मतलब एंटी अगर वो चाहता है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो समाज में गलत भी हैं, लेकिन वो जल्दी से लोग हैं उनका विरोध नहीं करते हैं, तो ये सांस्कृतिक बाधाएं उसको हम मान सकते हैं। फिर सृजनशीलता के सिद्धांत। सृजनशीलता के सिद्धांत का मतलब ऐसे हो गया कि किस किस तरीके से सृजनशीलता हो सकती है। उसमें मुख्य रूप से जो 3 सिद्धांत हैं, मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद और सहचार्यवाद। तो इनका कोई अर्थ निकालने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मनोविश्लेषण का मतलब मन का विश्लेषण, एक तरीके से मन में किस तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं वो। फिर समग्रवाद है का मतलब सारे के सारे जो तत्व हैं उनको जोड़ना, और साहचर्यवाद का मतलब हो गया एक साथ अलग अलग विचारों को लेकर चलना। अब हम बात कर रहे हैं सृजनात्मकता के मापन की, कि शुरू में हमने बात की थी सृजनात्मकता की विशेषताएं या उसके तत्व, तो उसमें एक शब्द आया था मापन, कि सृजनात्मकता है उसको मापा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, वैसे यहाँ जो भी परीक्षण है उनका वर्ष दे रखा है, परीक्षणकर्ता विद्वान का नाम, यो जो अपने मतलब विचारक हैं उनका नाम दिया गया है, वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है। तो इस तरह की चीजें आपको याद नहीं करनी है, केवल वहां से कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो प्रश्नों में काम आ सकती हैं, वो आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। पहले सृजनात्मकता का टॉरेंस परीक्षण किया गया 1966 में, जिसमें किंडरगार्टन अवस्था से वयस्क अवस्था तक के छात्रों की सृजनात्मकता की माप की गई, और फिर वो एक परीक्षण बन गया जिसके आधार पे आज भी इस तरह सृजनात्मकता है वो चेक की जा सकती है। रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण 1974 में इसका निर्माण किया गया, और इसमें भी जो उच्च विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं उनकी सृजनात्मकता मापी जाती है। परिणाम परीक्षण, खास परिवर्तनों के संभावित परिणामों के बारे में, क्योंकि शब्दी परिणाम आ गया है तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है उसके बारे में। फिर वर्ण विपर्य परीक्षण, इसमें क्या है, व्यक्ति को कुछ शब्द दिए जाते हैं और उसके आधार पे जैसे शब्द सामने रख दिए, 100 शब्द, 200 शब्द या 20 शब्द जैसे भी, और उसको कहा कि कोई कहानी बनाओ, कविता बनाओ, तो कोई नकारात्मक की तरफ जाएगा, कोई सकारात्मक, कोई एक बहुत शानदार। तो ये वर्ण विपर्य परीक्षण इसको कहा जाता है। फिर सृजनशीलता विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको क्या क्या काम, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये प्रश्न में पूछा जाएगा, और जहाँ विद्यालय में आप पढ़ाएंगे वहां पर भी ये बातें आपको ध्यान रखनी है। शिक्षकों को छात्रों में आत्म अभिव्यक्ति की आदत डालनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी कोई बात कहना चाह रहा है, कोई विचार उसके मन में है, तो वो अभिव्यक्त कर सके, इस प्रकार की आदत उनके मन में डालनी चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई पाठ चल रहा है, उसमें आप कोई प्रश्न पूछें जिससे कि विद्यार्थी हैं उसके मन में चल रही बातों को बता सके, अभिव्यक्त कर सके, इसको आत्म अभिव्यक्ति कह सकते हैं अपन। किसी प्रक्रिया को सीखने के लिए किए गए अभ्यास के लिए छात्रों को इनाम या पुरस्कार देना। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई प्रक्रिया है जैसे, और विद्यार्थियों ने उसका अभ्यास किया है, तो उनको उस अनुपात में पुरस्कार अगर मिलता है तो फिर सृजनात्मकता विकसित होगी। विकसित होगी का मतलब विद्यार्थियों को लगेगा कि हाँ ये काम है वो मैं करता रहूंगा तो इनाम मुझे मिलता रहेगा। शिक्षक को मस्तिष्क झंझावासी प्रविधि का सहारा लेना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये भी आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं, कभी आपने भी देखा होगा क्लास में या कहीं ना कहीं अनुभव जरूर किया होगा। इस तरह की स्थिति बनती है कि शिक्षक कोई एक पॉइंट दे देते हैं,
जो कि आपकी पढ़ाई लिखाई से या जो पाठ आप पढ़ रहे होते हैं उस समय उससे रिलेटेड नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ न कुछ इसके बारे में बोलो, तो उसको अपन कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत सारे विचार आपके मन में आते हैं और उससे कोई एक खास विचार आप बताते हैं। शिक्षक को विवादास्पद प्रश्नों को जानबूझकर पूछना चाहिए। बहुत सी बार आपने क्लास में नोटिस किया होगा, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जहां पर स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि, और जानबूझकर पूछे गए प्रश्न के बाद फिर स्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि विद्यार्थियों को मतलब आपस में ऐसे लगता है, तनावपूर्ण स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। तो उससे विद्यार्थी के मन में क्या विचार चल रहा है, क्या बातें हैं, उनका पता चलता है, उसकी जो सृजनात्मकता है वो थोड़ी निखरती है। शिक्षक वातावरण के उद्दीपनों के प्रति छात्रों को अत्यधिक संवेदनशील रखे। तो जो इन्वायरमेंटल स्थितियां हैं उनके प्रति भी उनको संवेदनशील रखे ताकि वो उसके प्रति रिएक्ट कर सके। संवेदनशील का मतलब यही है जल्दी से उसके ऊपर प्रभाव पड़ सके उन चीजों का। फिर शिक्षक को एक ठोस पाठ्यक्रम बनाकर उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित समय सीमा का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक यूनिट है, आप उसको मतलब अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में बात करें तो टेर देना, और मामला चल रहा है, विद्यार्थियों को पता नहीं है कहाँ क्या है, तो इस तरह की स्थिति है उससे बचना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसको एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में थोड़ा अनुशासन भी आएगा और उनकी जो सृजनशीलता है वो बढ़ेगी। अब बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है अपना, एक बालक अनुपयोगी पत्थर के टुकड़ों से एक सुंदर पेंटिंग बनाता है तो ये क्या दर्शाता है। बस ऐसे ही प्रश्न आपको वहां परीक्षा में पूछे जाने हैं और आप बहुत अच्छे से इनको मतलब समझेंगे, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लेना, आपका प्रश्न वहां सही हो जाएगा। जैसे दार्शनिकता, प्रतिभाशीलता, श्रेष्ठता और सृजनशीलता। क्योंकि हमने टॉपिक की सृजनशीलता चुना है या सृजनशीलता टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब जिनको बहुत अच्छे स्मार्ट विद्यार्थी कह सकते हैं, उनका एक मतलब ये भी था कि सर ये जो ऑप्शन आप मतलब सामने रखते हैं स्क्रीन पे, तो उससे थोड़ा हमारा मन है जो उधर चला जाता है और गड़बड़ हो जाती है। तो ठीक बात है ये, निश्चित रूप से यहाँ ऑप्शन अगर नहीं होते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन समस्या ये है क्योंकि मुझे जो मतलब कंटेंट मिला, सबसे बेहतर कंटेंट जो कि यहाँ मतलब जिस पर हम चर्चा करें तो सबका फायदा है, ऐसे कंटेंट में ये समस्या आ गई कि वहाँ ऑप्शन है। मैंने प्रयास भी किया, बाकी जगह से इस तरह की स्थिति मतलब उपलब्ध हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करना, आप हो सकता है आंसर की तरफ आपका ध्यान जाए, लेकिन जरूर जब प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं तो आपका ध्यान जाएगा वहां पर। तो ये सृजनशीलता है, या अनुपयोगी पत्थर के टुकड़े हैं और उससे एक पेंटिंग बनी। आप कभी ऐसे मत सोच लेना कि पेंटिंग तो रंग से बनती है, मतलब पूंची वगैरह रंग कुछ है नहीं, पेंटिंग कैसे बनेगी। तो आजकल पेंटिंग के बहुत सारे तरीके हो गए हैं, ये भी एक तरीका है, ध्यान रख लेना आप। छोटे छोटे पत्थरों को अलग तरीके से चिपका के पेंटिंग बनाई जा सकती है, अलग अलग रंग के पत्थर भी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का आधार फ्राइड एवं जूंग की अवधारणा है। अब यहाँ जैसे विद्वानों के नाम आ गए हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या, तो ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, आपको रीट में जरूर पढ़ना है, अभी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँ जो आंसर है वो मनोविश्लेषण है। ऐसे कहा जाता है कि जो मनोविश्लेषण है उस पर सबसे ज्यादा सिगमंड फ्राइड ने काम किया था। सृजनात्मक व्यक्ति में होती हैं, क्या होती हैं, तो तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। अभी हम बात कर रहे थे, जो नॉर्मल है उससे थोड़ा अगर बायोंड जाकर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सृजनशील है, बस यही है। परे जाने का मतलब बायोंड जाना, थोड़ा हटकर काम करना, बस। ये यथारूप में मानना तो फिर गलत हो जाएगा। व्याख्या की साधारण क्षमता और कोई नहीं, ये सारी चीजें गलत है। ऑप्शन भी दे रखा है, वैसे कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ अपना जो पहला ऑप्शन है, वो पहला जो ऑप्शन है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक मानवतावाद एक मिथ्या नहीं वास्तविकता है, उसमें विद्यमान संभावनाएं वृद्धि परिवर्तन विकासशील हैं, ये कथन किसका है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। हमारा समय गया, वो भी मतलब गड़बड़ी है। साविरा के चेदी ने ये बात कही थी, और अगर आप किसी गाइड वगैरह से या मतलब कहीं से और जो भी है आपके पास, जो भी किताब वगैरह है जहां से तैयारी कर रहे हैं, वहां अगर इस तरह के प्रश्न हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। फिर आगे है, कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अब बार बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी ये प्रश्न है। मैं कहता हूं कि ये प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में। कुछ विद्यार्थी, अब वो जो परे जाने वाली बात है उनके मन में आ रही होगी कि ऐसा क्यों कि नहीं आएंगे, तो फिर यहाँ पर क्यों है, जब हम टॉपिक हमारा पढ़ रहे हैं वहां प्रश्न क्यों लिखा हुआ है।
तो इसके पीछे जो लेखक हैं मूल रूप से उनका ये विचार है कि ये चीज जब सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है तो उन्होंने सारी चीजों को कोशिश की है कि जो विद्यार्थी हैं उसके सामने प्रेजेंट करें हम, ताकि इस तरह की कोई स्थिति बने तो भी वो सही कर सके, ऐसा विचार उनका रहा होगा। लेकिन यहाँ ऐसी संभावना न के बराबर है। 99.99% तो यही संभावना है कि इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि वहां पर विद्यार्थी की केवल अभिक्षमता चेक करनी है, ये उसके पास कितना ज्ञान है, कितने विद्वान उसने पढ़े, ये चेक नहीं करना, क्योंकि स्थिति ये तो 12वीं के जस्ट बाद की है। बाद में जब वो आ जाएगा आपके पास, ट्रेनिंग करेगा, उस समय ये सारे विद्वान वो पढ़ेगा। सृजनशीलता आपका साइकोलॉजी में आगे वापस से टॉपिक रहने वाला है, वहां सब विद्वान परिभाषाएं सब याद करनी है आपको, अभी याद नहीं करनी है। कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो भी शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें सृजनात्मकता है उसको बढ़ाता है, विकास करता है? तो इसमें बातें हैं, देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, फिर प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। यही ब्रेनस्टॉर्मिंग और सारी बातें हम कर रहे थे पहले। एक शब्द आया था आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति का अवसर भी विद्यार्थी को अगर मिलता है तो आत्म अभिव्यक्ति का अवसर कब मिलेगा? वो प्रश्न पूछेगा, ये भी उसकी अभिव्यक्ति है एक तरीके से। फिर प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का मूल्यांकन करने की, तो ये मूल्यांकन की यहाँ अभी बात हो नहीं रही है, कोई नहीं हट जाएगा। तो यहाँ अगर विद्यार्थी को अवसर मिल रहा है तो अवसर जहां मिल रहा है वो उत्तर हम सही कर सकते हैं। समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? समग्र दृष्टि में, समग्र का मतलब समझेंगे आप ऑल ओवर। तो इसमें विकास, विनाश, उत्तेजना, आत्मविश्वास। तो यहाँ एक आत्मविश्वास शब्द को आप थोड़ा ऐसे मान सकते हैं कि ये भी तो आंसर हो सकता है, लेकिन समग्र दृष्टि से व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है तो वो समग्र दृष्टि में आत्मविश्वास नहीं हो सकता, वो फिर समग्र दृष्टि में विकास ही कहा जाएगा। ये चीज तो बिल्कुल नकारात्मक हो गई, ये भी यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही कर लेंगे आप। बालक के बौद्धिक विकास की 7 से 11 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त विकासात्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन हट गए हैं वो हम देख रहे हैं। जैसे अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो वास्तव में जिसको हम देख नहीं सकते, और मूर्त का मतलब होता है, जैसे इसको मूर्ति से याद रख लो। मूर्ति का मतलब क्या हुआ? आपके सामने पूरा उसके नक्शे सारा सिस्टम बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, तो वो मूर्त है। संक्रियात्मक का मतलब क्रिएट, एक तरीके से क्रिएट करना, मतलब जो भी कार्यवाही है, कोई कार्य है, उस अवस्था के साथ किसी चीज को मूर्त रूप से जोड़ दिया। जैसे आपने कोई कक्षा, मतलब कक्षा नहीं है यहाँ, हम कक्षा की अगर बात करें तो 4वीं 5वीं तक की बात आएगी। कोई एक बच्चा है जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष के बीच की है। अब वो क्या कर रहा है, उसके पास एक पेंसिल है और कॉपी में मतलब कोई ऐसे डायग्राम वगैरह हैं, कुछ ऐसे ही लाइनें खींच रहा है, तो वो एक तरीके से कोई उसके मन में विचार है उसको मूर्त रूप दे रहा है, उसकी जो क्रिया है उसको मूर्त रूप दे रहा है, बस ये समझना आपको। और इसको याद भी रख सकते हैं आप। ये थोड़ा मुझे लगता है कि हालांकि रीड के लेवल का है, लेकिन आप अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा ये ठीक रह सकता है, इस तरह का प्रश्न संभव हो सकता है परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न अपन बात कर रहे हैं, अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्णता रुचिकारक चित्रों को बनाने मापने के लिए एक पद होगा। अभी जस्ट मैंने जो बात कही, इससे पिछले वाला जो प्रश्न था 7 से 11 साल तक के बच्चे का हमने उदाहरण लिया था कि वो कॉपी में पेंसिल से कुछ ऐसे बना रहा है डायग्राम वगैरह, तो वो भी क्या है, वो भी उसकी सृजनात्मकता है, इसीलिए वह मूर्त संक्रियात्मक समय कहा गया उसका। और वो आपको याद रखना है, सृजनात्मकता का विकास भी उसी काल में होता है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है कहा गया है, या थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एक रोमांचकारी है, उत्सुक है, स्वतंत्र है, और एक है कठोर। अगर कठोर होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बाकी सारी उसकी विशेषताएं हैं, ये याद कर लेना। और इससे पहले हमने देखा भी था जब थ्योरी पढ़ रहे थे। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो कहीं भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये वो वाला प्रश्न है जो, ये प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ देंगे। बाकी बाकर, मेहंदी और पासी, ये 2 नाम आए हैं जो भारत में भी सृजनात्मक परीक्षणों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति क्या कहलाती है? प्रत्येक बालक में सृजनात्मकता निहित होती है, तो उस सृजनात्मक शक्ति को हम क्या कहेंगे? तो एक हो गया अंतर्निहित शक्ति, फिर नवीन क्षमता, फिर उत्पादक क्रिया, और लास्ट ऑप्शन दे दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है कि उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आगे है
क्योंकि अंतर्निहित हम बात कर चुके हैं, वो उसके मन में होती हैं, फिर नया नया कुछ होता है उसमें, फिर उत्पादक, ये सारे शब्द हैं जो उससे जुड़ गए हैं, तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आप किससे उसको कनेक्ट मानेंगे, तो मॉडलिंग हो गया, अनुकरण हो गया, अधिसारी चिंतन हो गया और अपसारी चिंतन। यहाँ थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे। जैसे मॉडलिंग शब्द तो आपने खूब सुना होगा। मॉडलिंग का मतलब जैसे कोई नॉर्मली आपने जो चीज देखी होगी, कभी अखबारों वगैरह में सुना होगा कि ये कोई विज्ञापन वगैरह करना होता तो उसमें कोई खास आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो सकता है, या जैसे पुरुष या महिला कोई भी, और जैसे वस्त्रों का अगर वो विज्ञापन कर रहे हैं तो उनको पहनकर वो एक मतलब केट वॉक कुछ ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ, या फिर और भी बहुत सारी चीजों के आपने विज्ञापन देखे होंगे जहां पर कोई एक व्यक्ति या महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी उसके पास जिस वस्तु का वो विज्ञापन कर रहे हैं वो है, और बस ये बात, तो ये मॉडलिंग हो गया। तो ये मुख्य रूप से इससे संबंधित नहीं कर सकते अपन। फिर अनुकरण है। अनुकरण का सृजनात्मकता में कहीं कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक अनुकरण मतलब सृजनात्मकता हो ही नहीं सकती। फिर एक अधिसारी शब्द आ गया, वैसे अधिसारी नहीं है ये, अभिसारी होना चाहिए। और एक है अपसारी चिंतन। अभिसारी का मतलब होता है संकुचित सोचना, अंदर की तरफ जो थिंकिंग होती है उसको अपन कहते हैं। ये जो शब्द है तीसरा, उसको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको कहते हैं अभिसारी चिंतन, यानी कि संकीर्ण सोच। और यहाँ बात आई है अपसारी चिंतन की। अपसारी का मतलब जो थोड़ा सा परे, एक शब्द आया था अपना एक प्रश्न में हमने देखा था, परे, जो नॉर्मल बातें हैं उससे अगर कोई अलग सोचता है तो वो फिर सृजनात्मकता है। जो भी रीति रिवाज, परंपराएं, चीजें चली आ रही हैं उससे थोड़ा अगर अलग कोई विचार अगर आता है तो उसको हम अपसारी चिंतन कहेंगे, और वो सृजनात्मकता का निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व करेगा। अगला प्रश्न है अपना, विज्ञान और कला प्रदर्शनियां, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां और विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किसके लिए है भाई, तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। बिल्कुल ठीक ठीक, ये जो पहला ऑप्शन है वो बता रहे हैं, ऑप्शन आप देख भी पा रहे हैं सही आंसर। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को ट्रेंड करना, फिर विद्यालय का नाम रोशन करना और संतुष्ट करना, तो ये सारी ठीक है बातें। लेकिन जो जैसे विद्यालय पत्रिका, वैसे आपको मौका नहीं मिला होगा ऐसा, लेकिन बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो हर महीने एक विद्यालय पत्रिका निकालते हैं, मतलब कि वो छपकर आती है, जैसे आपने अखबार वगैरह देखे हैं इसी तरह की विद्यालय पत्रिका आती है। अब उसमें क्या होता है, विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि वो अगर कोई कहानी लिखना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, या किसी प्रकार का कोई बढ़िया चित्र वगैरह है, या और भी कोई ऐसी चीज जो साहित्यिक है या विद्यार्थियों के हित की है, काम की है, उनमें से कोई एक चीज, रचना, कुछ भी वो कर सकते हैं। फिर वो अगर श्रेष्ठ होती हैं, उस लायक होती हैं, तो वो फिर विद्यालय पत्रिका में छपी जाती है, बस वो विद्यार्थी का नाम उसमें आ जाता है। तो एक तरीके से उसको सृजनात्मकता का मार्ग मिल गया, वहां उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिल गया। ऐसे ही कला प्रदर्शनियां हैं, तो कला प्रदर्शनी का मतलब यही है, चित्र बनाए हैं और वो कहीं प्रदर्शित किए जा रहे हैं। या जैसे संगीत है और नृत्य की प्रस्तुतियां हैं, तो इसमें भी विद्यार्थी अपने जो मतलब अपने आप को अभिव्यक्त ही करता है वहां पर कुल मिलाकर। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अपना। फिर अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता बच्चों का मूल गुण है। वे नैतिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं। अब मौलिक को मतलब ऐसे समझेंगे आप, मौलिक शब्द का मतलब जब समझेंगे तो फिर आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। नैतिक सभी होते हैं, बुद्धिमान सभी होते हैं, शक्तिशाली भी सभी होते हैं, इस तरह मान लीजिए। मौलिक का मतलब हो गया जो थोड़ा सा, एक तो किसी की नकल नहीं है, मौलिक का मतलब यह है। मौलिक शब्द वैसे इस शब्द से बना मूल, मूल रूप से जो विचार जिसका है वो, उसके साथ फिर ये अपना हिंदी में जैसे सिस्टम रहता है, एक प्रत्यय जुड़ गया है इधर एक, तो मूल शब्द है। और मूल का मतलब व्यक्तिगत रूप से जो किसी व्यक्ति विशेष या कोई जैसे विद्यार्थी है या और भी कोई स्थिति बनती है तो उसका खुद का विचार है, वो है मौलिक। चिंतन का मतलब आप जानते हैं, मन में सोचना, विचार करना, ये सारी बातें। तो सृजनात्मक बच्चों का ये मूल गुण होता है, वो किसी की नकल करने के बजाय खुद से कोई विचार करते हैं, कोई चीज सोचते हैं ऐसे मन में और उसको एग्जीक्यूट करके मूर्त रूप देते हैं। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन आपको समझना है, इस तरह की ये सही है। और इसमें इस तरह का दिमाग भी आप लगा सकते हैं कि जो चार ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा अलग है, वो भी फिर यहाँ मौलिक चिंतन है वो थोड़ा इन तीन से अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, तो यहाँ तो कहीं कोई और अलग बात करने की आवश्यकता नहीं है, यही बात हम कर रहे थे सृजनात्मकता के बारे में, जिसमें कि मौलिकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है। तो हर बार हम बात कर रहे हैं, और अब यहाँ पर जो सृजनशीलता है शब्द आ गया, देखिए मौलिकता बिल्कुल ठीक बात है, लचीलापन भी, धारा प्रवाह भी है।
लेकिन हमने एक जगह ये टॉपिक भी पढ़ा था, मूल जो सृजनात्मकता है उसके बाधक तत्व है, उसमें ये शुरू में देखा था हमने, आदत कुछ ऐसी होती हैं तो आदत जन्य बाधाएं आ जाती हैं या और भी ऐसी संवेगात्मक बाधाएं आ जाती हैं। तो उन जगह पर कोई उन बाधाओं को पार कैसे करेगा, हर जगह ये शब्द आपका काम आने वाला है। और अगर इसके आगे जैसे अनुशासन है, ठीक बात है, इसके आगे अगर स्व शब्द और जुड़ जाए, स्व अनुशासन, तो ये और जबरदस्त शब्द हो जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी है बढ़िया से, कोई उसका कंपटीशन एग्जाम है और कोई भी मतलब कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे उसका अकादमिक परीक्षा हो, उनकी तैयारी कर रहा है, अगर वो अनुशासित है तो फिर उसका जो परिणाम है वो अलग तरह का रहने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रमुख तत्व हैं उसमें, क्योंकि यहाँ ये तीन है वो समान हो गए, इसीलिए फिर अनुशासन को वहां प्रमुख तत्व के रूप में हम जगह दे सकते हैं। विशेषता में हमने देखा था कि जो सृजनात्मक होते हैं वो मौलिक होते हैं, ये उनमें धारा प्रवाह होता है, लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब यहाँ संवेदनशील मान सकते हैं आप, संवेदना होती है उनके अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ अनुशासन शब्द को अलग निकालेंगे, जो कि इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। हालांकि ऐसे प्रश्नों में थोड़ी समस्या रह सकती है आपकी, क्योंकि बार बार हम मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाह ये सारी चीजें देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रमुख तत्व के रूप में अनुशासन आया, तो वो जो बाधक तत्व हैं उनके रूप में एक प्रश्न बनाकर प्रश्न दे दिया गया है। हालांकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अगर परीक्षा में आएगा तो और थोड़ी एडवांस रहेगी और वहां आप अनुशासन आराम से सही कर पाएंगे। फिर अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से बच्चे की सृजनात्मकता के विकास में क्या चीज सहायक नहीं है? तो खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो भाषण, आत्माभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है, कहानी लेखन तो बिल्कुल सृजनात्मकता ही होती है इसमें। निर्माण संबंधी क्रियाएं में कोई नई चीज बनाना, उत्पादन शब्द आया था। अब यहाँ खेल, तो यहाँ पर हम पहले शिक्षण में, अधिगम में इनमें पढ़ चुके हैं कि खेल है स्वाभाविक सी क्रिया है, प्रत्येक विद्यार्थी या जो बालक है उसका थोड़ा मन रहता है इसमें। तो खेल सृजनात्मकता के विकास में सहायक कैसे नहीं है? तो इसके पीछे यहाँ जो कारण लेना है वो ये है कि खेल में पहले से नियम होते हैं, तय है कि जैसे 7 खिलाड़ी हैं, अब वो कबड्डी का उदाहरण ले लेते हैं अपन, कबड्डी में 7 खिलाड़ी हैं, फिर उसका पाला फिक्स है, कहाँ पर कौन सी लाइन रहेगी, किसको टच करना नहीं करना। तो वहाँ सृजनात्मकता एकदम से वो मतलब एडवांस लेवल पर सृजनात्मकता नहीं आ सकती, वहां पर बैरियर है, बाधाएं हैं उसके सामने कि वो उससे आगे और किसी प्रकार का और विचार नहीं कर सकता है। या और भी है, कोई भी खेल अगर हम बात करते हैं, थोड़ा नॉर्मली जो बच्चे खेलते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब बड़े लेवल पर अगर खेल की बात करें तो वहां पर नियम होते हैं, और नियम के कारण फिर वो एक तरीके से आप देख लीजिए कि पुराने समय से जो चल रहा है वही सेम तरीका, उसमें मौलिकता नहीं रहती है, नकल ही रहती है। पहले से आपको बता दिया गया इन नियमों का पालन करना, वही आपको पालन करने होते हैं। भाषण में ऐसा नहीं है, भाषण में कोई भी नई बात कही जा सकती है। कहानी में ऐसा नहीं है, आपको फिक्स नहीं मतलब बताया नहीं जाएगा कि ये बात है और इसके अलावा और कोई बात नहीं करनी है। या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं, जैसे कोई चित्र वगैरह बना रहे हैं आप, तो वहां पर आप स्वतंत्र होते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती कब? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम उनको कोई विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करके, फिर आज किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने और अवसर प्रदान करके, फिर उपयुक्त 1 व 2 दोनों, फिर किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। अब तो यहाँ बात आ रही थी नहीं की जा सकती है, अगर आप किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं तो फिर तो कैसे सृजनात्मकता विकसित करोगे आप? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, ठीक बात है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी थी, उपयोगिता पढ़ी थी, समाज में स्वीकार्यता, फिर नया परिणाम, यानी कि जो नॉर्मल जो चीजें चल रही हैं उससे थोड़ा अलग। फिर ये मौलिकता शब्द हमने देखा था, तो यहाँ पर ये चीज है वो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो चिंतन है वो आवश्यक नहीं है, ये बात जो गलत है, चिंतन आवश्यक है। जब व्यक्ति मन में विचार करेगा, कोई इमेजिनेशन उसके मन में आएगी, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब चिंतन तो जरूरी हो गया, पहले नंबर पे हो गया। और अगला प्रश्न है अपना, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, सृजनशील बालक, इनमें से कोई नहीं। तो बात ही टॉपिक वही है, तो फिर ये यहाँ आ जाएगी। और बातें क्या हैं? वातावरण के दोष, कमियां हैं या रिक्तियां हैं, उनके प्रति सजग रहता है और उनके आधार पर कोई निर्णय लेता है, कोई नई चीज वो क्रिएट करता है। जैसे कोई कमी है तो उसको दूर करने के हिसाब से वो कोई सृजन मतलब ऐसी नई युक्ति ला सकता है। और ये काम तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सजग है। जैसे आपकी भी पढ़ाई है, पढ़ाई के मामले में कहीं कोई समस्या आ रही है, लेकिन आप सजग हैं, अगर सजग हैं तो निश्चित रूप से वहां वो जो समस्या आ रही है आपके सामने, उससे आप पार पा लेंगे।
अगला है अपना सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, मतलब क्या ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनमें सृजनशीलता पोषित हो, बढ़े। तो ऑप्शन में ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि हमने देखा था, ये वहां देख लिया हमने। व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री और सारी चीजें। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, आप जब ये ऑप्शन आ जाता है तो लफड़ा करता है अपने वहां पर। व्याख्यान विधि में ऐसे जब इसको रूल ऑफ रिजेक्शन आप लगाएंगे तो किस तरह से ये पहले ऑप्शन तक आप पहुंचेंगे। व्याख्यान विधि का मतलब होता है जो शिक्षक हैं वो बोल रहे हैं, विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई मौका नहीं मिल रहा है, उसको कहते हैं व्याख्यान विधि। तो फिर सृजनशीलता पोषित कैसे होगी, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो किस तरह से वहां पहुंचेगी। जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है तो फिर वहां सृजनशीलता है उसका पोषण संभव नहीं है। फिर ये दृश्य श्रव्य सामग्री, यहाँ पर भी यही होता है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है। आप देख रहे हैं प्लस सुन रहे हैं, तो दृश्य प्लस श्रव्य सामग्री का मतलब जैसे अपना आपका मोबाइल है या जहां से जो भी वीडियो वगैरह है उसको अपन ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक चीज हो गई, मैं बोल रहा हूँ सारी बातें हैं, ये मेरी अभिव्यक्ति है, लेकिन आपके मन में अभी कोई विचार है तो वो नहीं पहुंच सकता मेरे तक, मतलब कमेंट के माध्यम से जरूर आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी जो समय है, जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, उस समय ये बात नहीं हो रही, तो ये भी इस तरह से ये जो सृजनशीलता है उसके पोषण के खिलाफ हो गया। लेकिन अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग की हम बात करें, विचारावेश की अगर हम बात करें, वहां पर आपसे कोई बात कही गई है, कोई एक पॉइंट आपके सामने रखा गया, कोई एक विचार, और उस पर आपको विस्तृत विचार करने के लिए मौका मिला है, कोई प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसके अलग अलग डायमेंशन है, उस पर आप सोच रहे हैं, तो फिर वहां पर आपका जो सृजनशीलता का स्तर है वो बढ़ेगा। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। अब इसमें एक थोड़ा आपको ये लग सकता है ऑप्शन की यार ये गजब है, कार्य भी हैं और लक्ष्य भी हैं, तो दो चीजें तो और ज्यादा बेहतर रह सकती है ना, तो ये ऑप्शन इसमें सही क्यों नहीं है। यहाँ हम केवल सृजनशीलता की बात कर रहे हैं, और सृजनशीलता जरूर ही एक कोई लक्ष्य होता है और उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अगर आप लक्ष्य केंद्रित कर देंगे, वहां जो काम है मूल रूप से उस काम पर अगर वो विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वहां भटकाव की स्थिति आएगी। और सृजनशीलता की जो मूल बात है वो भी प्रोडक्टिविटी है, तो फिर कार्य केंद्रित होना वहां पर लक्ष्य केंद्रित होने से ज्यादा आवश्यक है। और जब ये ऑप्शन आप अगर सही कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए यहाँ कार्य केंद्रित ज्यादा सही रहेगा। और पुरस्कार केंद्रित तो रहना नहीं चाहिए, किसी पुरस्कार को पाने के लिए अगर आप, तो फिर वो थोड़ा अलग हो जाएगा मामला। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो क्या करता है। पहला है ड्राइंग पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, यानी ड्राइंग और पेंटिंग में एक नंबर है, उस बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व या उसको ही और कहा जाता है लेटूल, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो इसमें भी जब आप नॉर्मल अपना विचार रखेंगे उस समय आपको लगेगा कि ड्राइंग और पेंटिंग में अगर बहुत विलक्षण है तो फिर वो सृजनात्मक हो गया ना। इतनी देर हो गई यही तो बातें कर रहे हैं कि पेंटिंग जो बना लेता है वो सृजनशील है। अब वो ठीक बात है, लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग में ये बात भी हो सकती है कि वो किसी चीज को देखकर बना रहा है, ये चीज भी हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर शब्द आता है पार्श्व चिंतन, लेटूल चिंतन, इसका मतलब ऐसे समझे, यहाँ वैसे लेटूल नहीं होना चाहिए, लेटरल होना चाहिए। पार्श्व का मतलब एक तरीके से जैसे ये स्थिति है, नॉर्मली हम सब एक जो वे है उसमें सोच रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा दोनों साइड की बात भी अगर सोच रहा है, उससे परे जाकर कोई नया विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो वो चिंतन हो गया। और समस्या समाधान में अच्छा है, समस्या समाधान में जब वो अच्छा है, इसका मतलब क्या है, आज दुनिया में जितने भी आविष्कार आप देख रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो भी व्यक्ति हैं आविष्कार करने वाले, जो भी वैज्ञानिक हैं या कोई भी कहीं भी ऐसी परिस्थिति बनी है तो उसके पीछे ये चीज जरूर थी, और इसीलिए फिर उन्होंने वो नया आविष्कार कर डाला। तो समस्या समाधान में अगर अच्छा है तो वो सृजनशीलता में भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। जैसे समस्या ऐसे मान सकते हैं अपन, अभी जैसे कोरोना महामारी आई तो उसके बाद वैक्सीन बनी, तो वो सृजनशीलता है, उसके पीछे एक समस्या है, और वो समस्या समाधान में जो भी वैज्ञानिक थे, अपने डॉक्टर थे, अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने वो तरीका निकाला। कुछ तरीका हो सकता है पिछले जो वैक्सीन वगैरह बनाने का था वो उसको अप्लाई किया होगा उन्होंने, और कुछ नया विचार, कुछ नया चिंतन उन्होंने किया होगा, और उसके आधार पे वो समस्या है उसका समाधान यानी कि नया आविष्कार यानी कि सृजनशीलता वहां पर दिखती है। अगला प्रश्न है अपना, सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या चीज आवश्यक होगी भाई, तो प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, ठीक बात है। विषय वस्तु आधारित
मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो इसको तो मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। कभी आपने कक्षा में ऐसे सुना होगा कि आपको जो आता है वो बताइए, उसका सही उत्तर है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, उसी को कहते हैं हम मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यानी कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी उस पर अपनी राय दे सकते हैं, और वही सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है। क्योंकि कोई अगर पहले से फिक्स है कि आपको ये शब्द बताना, आपको पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप एक नाम बता देंगे और मामला खत्म हो जाएगा, तो वो फिर सृजनात्मकता उसमें नहीं है किसी प्रकार की। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का उपयोग सृजनात्मकता के लिए किया जा सकता है। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी सृजनशीलता को। असंभव प्रतीत होने वाली का मतलब हो गया बार बार मैं यही उदाहरण देता हूँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये मतलब एक असंभव सी है इमेजिनेशन मेरी, लेकिन हो सकता है कि इस तरह हम प्रयास करें और लगे रहें तो फिर ये संभव भी हो सकता है। बाकी नॉर्मली शुरू में जब रिएक्शन आए थे, सारे रिएक्शन ऐसे आए थे कि ये मामला पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया था, लेकिन लगातार हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि फिर इस तरह की जो भी हमारी मतलब गतिविधियां हैं वो अच्छे रिजल्ट तक पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपको देखना है यहाँ पर। तो पहला हो गया आपके सामने, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही सृजनात्मक होता है। फिर बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता सही मापन हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है आपका, बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मक परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। तो बुद्धि परीक्षण अलग मामला है, सृजनात्मक अलग मामला है, तो फिर ये घट जाएगा। फिर यहाँ वैसे आंसर आप देख रहे हैं तीसरा सही है, बाकी ऑप्शन जो है उन पर बात कर लेते हैं। व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा उतना सृजनात्मक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगर अपसारी चिंतन नहीं करता है, उसके पास बुद्धि है लेकिन वो कोई ऐसी इमेजिनेशन लाकर कोई क्रिएटिविटी या कोई नया काम नहीं करता है, तो फिर वहां पर उतना सृजनात्मक होना संभव नहीं हो पाएगा। बुद्धि परीक्षणों से सृजनात्मकता का सही मापन संभव नहीं है। बुद्धि परीक्षण अलग मामला है पूरी तरह से, और सृजनात्मकता अलग मामला है। फिर यहाँ आया है, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ये बात हम पहले जब थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय भी हुई थी अपनी, कि जो भी एक विद्यार्थी है जो बेहद कमजोर है, मस्तिष्क उसका बेहद कमजोर है, या उसको हम जड़ बुद्धि कह सकते हैं, ऐसी स्थिति का है, तो वो कोई ऐसी क्रिएटिविटी बहुत मुश्किल है कि वो दुनिया के सामने रख सके, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई नई चीज। फिर अगला प्रश्न है अपना, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मक विभिन्न गुणों का मापन करती है सृजनात्मकता। निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? तो यहाँ जब ऐसे नाम आ जाते हैं तो उस समय उस प्रश्न में हम इस तरह की बात करते हैं कि ये गलत होगा। और बाई चांस गिलफोर्ड का नाम अगर वहां से हटा दिया जाए और ये बात पूछे, तो हम जब शब्दों को देखेंगे तो थोड़ा सा वहां से हम समझ सकते हैं। पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण और सूझ। विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार, निरंतरता, लोकनीयता। लोकनीयता का मतलब वही है जो समाज में स्वीकार्य है वो। मौलिकता यानी कि उसमें मूल भाव रहता है, मतलब कि किसी और की नकल नहीं। और विस्तार, विस्तार का मतलब हो गया परे जाकर सोचना या अपसारी चिंतन। निरंतरता का मतलब लगातार। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही माना है। गिलफोर्ड ने जो परीक्षण निर्माण किया था उसमें इस तरह का मतलब एक समूह था गुणों का जिसको शामिल किया उन्होंने। और इस वीडियो में लास्ट प्रश्न है अपना, लगभग 48 यानी कि 50 मिनट का समय आपको इसमें देना पड़ा। फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी, एंड करते हैं इस वीडियो को। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? तो समस्याओं के प्रति सजग होना जो भी है, ये थोड़ा शब्द मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गया। गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो नकारात्मक है दोनों। फिर यहाँ ये मुझे लगता है कि ये भी ऑप्शन ऐसा ही था, समस्याओं के प्रति सचेत नहीं होना। और फिर एक ऑप्शन है आपका प्रबल जिज्ञासा। जब जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता जब होती है तो निश्चित रूप से वो सृजनशीलता का लक्षण मानी जा सकती है। तो ये था अपना टॉपिक सृजनशीलता वाला। मुझे लगता है कि मतलब ये एक बढ़िया तरीका रहा अपना। आपने जरूर समय दिया इतना, यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो फिर हर बार की अब की बार भी मैं वापस से आपको कह रहा हूँ कि अग्रिम बधाई है आपको, आप बेहतर नंबर लाने वाले हैं। 72 नहीं, 72 नहीं, 72, मतलब बहुत अच्छे।
और बाकी इसी तरह आप मतलब प्रयास कीजिए। और भी कोई इस तरह की समस्या आती है, तो हालांकि हम सृजनशीलता की बात कर रहे हैं, तो कोई इस तरह का विचार आपके मन में है, कोई समस्या है इस बिंदु को लेकर, या कोई ऐसा प्रश्न आपने कई मॉडल पेपर वगैरह में देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो भी आपके साथी हैं, अब क्योंकि एग्जाम वगैरह सब निपट गए हैं, सारी चीजें हैं, तो उनके साथ आप साझा कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा होगा, और जब उनको फायदा होगा तो हमें निश्चित रूप से फायदा होना ही है। ओके, धन्यवाद।